Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Media. आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 2 दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग। तो चलिए पहले कुछ राइटर के बारे में जान लेते हैं। अनीश जंग इज एन इंडियन वुमेन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, whose most noted work, Unveiling India 1987, was a detailed chronicle of the lives of women in India, noted especially for the depiction of Muslim women behind the पर्दा। आप लोगों ने सुना होगा, सबको पता भी होगा कि ये मुस्लिम वुमेन जो होती हैं वो मोस्टली एक पर्दे के पीछे, दैट इज कॉल्ड बुर्का को कहा जाता है। तो यहाँ अनीश जंग भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने प्लाइट को शो किया है यहाँ पर कि किस तरीके से हिंदुस्तान में इन फीमेल्स की जो जिंदगी है वो पर्दे के पीछे की है, whether it's Muslim or Hindus. So born in Rourkela, Anis hails from an aristocratic family in Hyderabad. Her father, Nawab Khurshid Jung, was a renowned scholar and poet and served as Musahib, means advisor, to the last Nizam of Hyderabad state. Her mother and brother are also noted Urdu poets. After schooling in college at Osmania University in Hyderabad, she went to the United States of Higher Studies at University of Michigan and Arbor, where she did her master's in sociology and humanitarian studies. तो ये उनका कहाँ पर जन्म हुआ, क्या उनकी एजुकेशन थी, कैसे उनका ब्रॉटअप हुआ, ये सब बताया गया, उनकी फैमिली के बारे में बताया गया। और ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये एक एक्सट्रैक्ट है, उनकी कहानियां हैं जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पर इस एक्सर्प्ट में ये जो कहानी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया उन बच्चों के बैकग्राउंड पर कि किस तरीके से कुछ गरीब बच्चे जो होते हैं, जो पुअर एरिया से आते हैं, स्लम एरिया से आते हैं, किस तरीके से उनको जो बेसिक ह्यूमैनिटीज है लाइफ की या एजुकेशन है उससे दूर रखा जाता है। और ये जो सेक्शन ऑफ दिस बुक इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश करिकुलम इन मेनी इंडियन स्कूल्स। जंग इज नोटेड फॉर हर लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शंस। वो इस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं कि वो हमारी आंखों के सामने लाइव नजर आते हैं। तो a short description of the text. The story Lost Spring, written by Anish Jung, revolves around pitiable condition of poor children who have been forced to live in slums and work hard in very dirty conditions. The story is divided into 2 parts. The first part tells the writer's impressions about the life of poor rag pickers who have migrated from Bangladesh but now settled in the Simapuri area of Delhi. The second part narrates the miserable life of the bangle makers in the town of Firozabad. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आप पढ़ेंगे साहिब आलम की कहानी, जो कि बेसिकली बांग्लादेश का रहने वाला है, लेकिन अब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक एरिया है सीमापुरी, वो एज अ रैग पिकर वहां रहता है। और दूसरी कहानी में हम जानेंगे एक मिजरेबल लाइफ के बारे में, जो कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी किस तरीके से लाइफ मिजरेबल है, उस हालत के बारे में हम जानेंगे, जो कि टाउन ऑफ फिरोजाबाद की। तो यहाँ है कुछ मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी। पहला पार्ट है सीमापुरी। यहाँ शुरुआत होती है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये एक रैक पिकर का सेंटेंस है कि उसे कभी कभी पैसा मिल जाता है उस गार्बेज में। रैक पिकर मीन जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं। द बॉय साहेब आलम मीनिंग। तो यहाँ ये जो लड़का है जिसके बारे में बात की जा रही है वो है साहेब आलम। उसके नाम का मीनिंग, उसका नाम है साहेब ए आलम। मीन्स अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो मतलब है उसका द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का मालिक। और यहाँ पर वो कर क्या रहा है, वो एक रैक पिकर की जिंदगी जी रहा है सीमापुरी में। वो एक रेफ्यूजी है बांग्लादेश से और वो रैक पिकिंग करता है ताकि वो एज अ सर्वाइवल, उसका लाइवलीहुड है ये रैक पिकिंग। तो यहाँ पर जो ये सीमापुरी का एरिया है वो लोग बड़े ही अनहाइजीनिक तरीके से उस स्लम में रहते हैं। और ये जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हैं ये सीमापुरी में इस एरिया में सिंस 1971 रह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई परमिट नहीं है। सिर्फ इनके राशन कार्ड्स मिल गए हैं जिसके थ्रू ये कहते हैं कि हमें राशन मिल जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं। यही आइडेंटिटी अभी तक उनको वहां पर मिली हुई है। और वो क्यों है, क्योंकि उसी के थ्रू वोटर कार्ड्स बनते हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है
कि वहां बेसिक अमेनिटीज से उन्हें सब चीजों से दूर रखा जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली बस वोट्स उनके खींचने के लिए उनके राशन कार्ड्स बनवा दिए गए हैं। अब यहाँ वो ये जो साहिब आलम है, एक ग्रुप है इसका, और भी रैग पिकर्स बॉयज है, इसी की एज के बच्चे हैं, वो बेयरफुट घूमते हैं चारों तरफ, उस घूमते फिरते हैं, वहीं वो राइटर को मिल जाते हैं, वो उनसे पूछती भी है कि तुम बेयरफुट क्यों रहते हो? तो उनमें से एक तो कहता है कि उसकी मदर ने जो है वो, जो उसके फुटवियर्स हैं वो ऊपर उठा के रख रखे हैं, संभाल के रख रखे हैं अलमीरा में, ताकि वो खराब ना हो जाए। कोई कहता है कि उसे पहनना ही अच्छा नहीं लगता, एक के पास मिसमैच चप्पल होती है। तो ये दिखाया गया है कि वो लोग जो कि इस बेसिक पैरों पे बिना चप्पल के घूम रहे हैं। कभी ये रिवाज हुआ करता था कि बेयरफुट रहा जाता था, लेकिन आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बेयरफुट रहना चाहता होगा। या इससे रिलेटेड पोएटिस राइटर ने एक उडुपी की कहानी का भी इसमें दे रखा है थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, कि वहाँ एक टेम्पल हुआ करता था, जहाँ पर उस टेम्पल का जो पुजारी था, प्रीस्ट था, उसका बेटा हमेशा यही इच्छा रखता था कि काश उसे 1 पेयर ऑफ शूज़ या स्लीपर्स मिल जाएँ। लेकिन आज वो जब उस जगह पर जाती है, उस गाँव में जाती है, तो देखती है कि वो मंदिर के बैकग्राउंड में प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई हैं और बैकयार्ड में, और वहां पर अब शूज, उसको चप्पल वहां नजर आती है, तो पता चलता है कि टाइम हैज चेंज्ड, धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, लेकिन रैग पिकर्स के लिए कोई चेंज नहीं है। तो रैग पिकिंग हैज ग्रेजुअली acquired the proportion of a fine art. Sometimes it brings them coins, a 10 rupee note and even some valuable surprises. अब यहाँ पर जब राइटर ये कह रही है कि रैग पिकिंग हैज ग्रेजुअली एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, इसको समझने की जरूरत है। इसका क्या कहने का मतलब है, ये कई बार एग्जाम में भी आता है। इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जब रैग पिकिंग का काम करते हैं, गार्बेज में ढूंढ रहे होते हैं बच्चे की कुछ उनको यूजफुल मटेरियल मिल जाए उस अनवांटेड गार्बेज में से, तो कई बार ऐसा होता है कि ये करते करते पहले तो ये हम लोगों के लिए जो गार्बेज है जो हमने फेंक दिया, रैग पिकर्स के लिए वो उनके लिविंग का एक जरिया है, जिसमें वो कुछ ना कुछ यूजफुल आइटम अपने लिए निकाल ही लेते हैं। और अब सालों से ये काम वो करते आ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक तरीके से आर्ट बन गया है, उनकी लाइफलाइन बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ इकलौता तरीका है जिससे वो सर्वाइवल कर सकते हैं, जिंदा है। इसीलिए ये कहा गया है कि दिस seemingly useless job has acquired the proportion of a fine art. और ये किन लोगों के लिए है, जो रैग पिकिंग का काम करते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें उस अनवांटेड मटेरियल में से, उस गार्बेज में से कुछ कॉइन्स भी मिल जाते हैं, कभी नोट्स भी मिल जाते हैं, और कभी कुछ वैल्यूएबल सरप्राइजेस जो अनचाहे तरीके से अननोइंगली हम लोगों से फेंकी जाती है। अब राइटर का अगला एनकाउंटर होता है साहिब आलम से एक टी स्टॉल पर। अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि साहिब को राइटर ने उसको पूछा होता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसने कहा था कि भाई मेरे पेरेंट्स के पास इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे मेरी स्कूलिंग के लिए। तो फिर राइटर से पूछते हैं कि क्या अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम वहां आओगे? तो वो कह देता है हाँ जरूर, और हंस के चला जाता है। तो फिर उससे एक बार दोबारा मिलती है राइटर, तो वो बेचारा, क्योंकि उसे राइटर ने कहा होता है स्कूल के बारे में, तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल बनके तैयार हो गया? तो यहाँ बड़ी वो हेल्पलेस महसूस करती है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया इस बच्चे के साथ जिसको कि वो शायद कभी भी पूरा नहीं कर सकती। तो आखिर क्यों उसने ऐसा सपना दिखाया जिसको वो पूरा नहीं कर सकती है उसके लिए। और फिर अभी एक और एनकाउंटर होता है उसका साहिब के साथ, जबकि वो एक टी स्टॉल में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। अब उसने रैक पिकिंग का काम छोड़ दिया है। अब उसने एक कैनिस्टर ले रखा है जो उसके कंधे पर है, और अब वो जो एक रैक पिकिंग, जो वो कबाड़ का एक बोरा, एक सैक उठाकर अपने कंधे पर घूमता था, जो कि कहीं ज्यादा भारी था इस टिन के कैनिस्टर से, जो कि उस चाय वाले ने उसको दिया है। वो उसको उस टाइम भी, लेकिन वो बड़ा केयर फ्री था उस चीज को लेके। ठीक है, आजाद था, फ्रीडम थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेती थी, लेकिन जब आज उसको वो टी स्टॉल पे काम करता हुआ मिला है, तो ही इज नॉट द सेम साहिब आलम द राइटर मेट अर्लियर, क्योंकि अब वो एक एम्प्लॉय है। अब उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऑल्दो उसको 800 रुपया मिलता है, लेकिन अब वो खुद का मालिक नहीं रहा था, अब उसे किसी के अंडर काम करना पड़ रहा था, इसलिए वो खुश नहीं था। अब जो केयर फ्री लुक थी साहिब की, वो रिप्लेस हो गई थी एंजाइटी से और वरिस से, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी।
तो यही मेजर फीचर्स यहाँ दिखाए गए हैं कि साहिब जब एक रैग पिकर था, केयर फ्री था, इंटरेक्शन होती थी उसकी, हैप्पी था, एंजॉय कर रहा था अपने चाइल्डहुड को और केयर वॉन था कि उसे परवाह नहीं थी किसी चीज की, कोई वरी नहीं थी। लेकिन लेटर एज एन एम्प्लॉय इन टी स्टॉल वो क्या हुआ, वो अनहैप्पी हो गया, टायर्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, अब उसकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं बचा। ये सारी चीजें हैं, अगर आपको कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है, पेन पोर्ट्रेट लिखने को आता है साहिब आलम का, तो यू पीपल कैन यूज ऑल दीज पॉइंट्स। यहाँ अब गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए है कि वो वंडर में रैप है, कि उनको लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ गोल्ड, उनको कभी भी कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, सरप्राइजेस से भरा हुआ है वो। लेकिन अडल्ट्स के लिए ये इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए वो गार्बेज सोना है, जितना प्रीशियस बड़े लोगों के लिए सोना है, उनके लिए वो गार्बेज है, क्योंकि उनसे ही उनकी जिंदगी चलती है, रोजी रोटी चलती है। और यहाँ इशू रेज किए गए हैं, कॉमन इश्यूज हैं चाइल्ड लेबर के, एक्सप्लॉइटेशन इन द नेम ऑफ ट्रेडिशंस, करप्शन बाय दोज इन पावर एंड पोजीशन। इन दोनों इश्यूज के बारे में हम आगे आने वाले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। दैट इज पार्ट बी, फिरोजाबाद। यहाँ एक लड़का है जो कहता है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश नाम का लड़का है जो फिरोजाबाद में रहता है। उसकी पूरी फैमिली जो है, उनका बिजनेस, फैमिली बिजनेस ही है कि वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। लेकिन ये उस ट्रेडिशन से, उस फैमिली बिजनेस से अलग होना चाहता है। वो सोचता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। उसको इन सब लोगों की तरह डर्टी और अनहाइजीनिक कंडीशंस में, डिंगी सेल्स में काम नहीं करना। वो यहाँ से निकलना चाहता है। फिरोजाबाद क्या है, ये गढ़ है जहाँ पर की बैंगल मेकिंग का काम होता है इंडिया में। उसकी जो ग्रैंडमदर है वो कंसीडर करती है कि बैंगल मेकिंग तो जो है गॉड गिवन लीनेज है, उनके परिवार में जिसने दे दिया, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो परिवार इतने सालों से एक ही बिजनेस में चलता आ रहा है, तो आखिर क्यों, उसे लगता है कि क्यों आखिर मुकेश सोच रहा है कि वो इस चीज से बाहर निकल पाएगा या उसे निकलना है। वो क्यों नहीं अपने उस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेता, जो कि इतने सालों से उसके फादर ने किया या उसके फोर फादर्स ने किया। वो कहती है कि ये तो भगवान की दी हुई गॉड गिवन लिनेज है, ये तो करना ही पड़ेगा। और एक जगह वो चैप्टर में कहती हुई बताई गई है कि इट इज हिज कर्म, कि ये तो कर्म है, जो हमारे कर्म है वो हमें भोगने पड़ेंगे। जैसा इतने सालों से चलता आ रहा है, ये वैसा ही चलता जाएगा, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। ये इसकी डेस्टिनी है, ये इसके कर्म। सविता है, यहाँ पर अब एग्जाम्पल दिया जाता है एक छोटी सी बच्ची सविता का, जो वो भी बैंगल मेकिंग में इंडल्ज है। लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं पता कि जो बैंगल्स हैं, ये जो चूड़ियां होती है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन औरतों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। कि जब ये चूड़ियां पहनी जाती हैं, इसका मतलब एक बच्चे की शादी हो जाती है, उसके माथे पर सिंदूर लग जाता है, तो वो एक बच्चे से एक वुमेन बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबल वुमेन बन जाती है। लेकिन यहाँ उसको इसकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है, शायद तब जाके पता चलेगा जब उसकी शादी हो जाएगी, तब उसे पता चलेगा कि इन बैंगल्स का क्या मीनिंग है। अब बताया गया है कि उन लोगों की ये कंडीशन बताई गई है, जो लोग ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो इस बिजनेस में एंगेज हैं, वो अपनी धीरे-धीरे आईसाइट खो देते हैं, क्योंकि अंधेरी जगहों में उनसे काम कराया जाता है, डिंगी सेल्स होती हैं। उनकी आँखें, दोज़ दोज़ पीपल्स आईज़ आर मोर यूज्ड टू डार्क। अगर वो ओपन में आते हैं, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते सन रेज़ को। और बड़ी, क्योंकि और आँखें क्यों चली जाती हैं आईसाइट, क्योंकि जो ग्लास का डस्ट है वो उड़कर उनकी आँखों में जाता है। बड़ी टफ कंडीशंस में वो लोग काम करते हैं। उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, पूरा खाना नहीं दिया जाता, और ना ही जितना वो हार्ड वर्क करते हैं, उस हार्ड वर्क के लिए उनको उतना वेजेस भी नहीं दिए जाते। और जब ये बात उठती है, उन सबको पता है कि ये सब परेशान है इन चीज़ों से, इस बिज़नेस से, लेकिन उनमें से कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि इस बिज़नेस से बाहर निकला जाए, या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें और मिडलमैन से छुटकारा पा लें। क्योंकि मिडलमैन इनसे खरीदते हैं किसी और रेट पर, आगे जाके उससे एक बड़ा प्रॉफिट्स कमाकर वो बेच देते हैं। तो इन लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने आप को एक कोऑपरेटिव में यू नो दे फॉर्म देमसेल्व्स इन अ कोऑपरेटिव। और कुछ लोग कहते हैं कि कई बार उन्होंने कोशिश भी किया, तो क्या होता है, जो पुलिसमैन होते हैं वो उल्टा इन्हीं को ड्रैग करके जेल में डाल देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी ही गलती है। तो बीइंग पुअर इनकी कोई बात नहीं सुनता। तो जो है कि विशियस सर्कल के ट्रैप में फंस गए हैं। और ये विशियस सर्कल है किसका, वो है मिडिलमैन, साहूकार, पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस का। ये बेचारे उस विशियस सर्कल्स के ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी जो फैमिली ट्रेडिशन है,
उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हमारी तो डेस्टिनी यही है, यही हमारे कर्म है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, इससे पहले कि उसको समझ में आए कि उसे इन सब चीजों के बोझ तले दबाया जा रहा है, उससे पहले ही वो उस बोझ को एक्सेप्ट करना शुरू कर लेता है। वो मान लेता है कि यही उसकी डेस्टिनी है, यही कर्म है, उसे यही करना है। लेकिन इन सब के बीच में मुकेश इज अ रेबल। रेबल क्यों है? क्योंकि वो कुछ अलग करने का सोच रहा है। वो अपने पीयर ग्रुप की तरह, वो भी पॉवर्टी रिडन फैमिली में ही पैदा हुआ है। हालाँकि उसके फादर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ इतना काम कर पाया कि अपने घर के लिए एक छत बना पाए, यानी कि उनको एक घर बना के दे दिया अपनी फैमिली को रहने के लिए। इसके अलावा वो उनके लिए और कुछ नहीं कर पाया। शायद एक घर देना भी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा काम था, जो कि आज के टाइम में भी कई लोग नहीं कर पाते। और वो अपनी इन ड्रीम्स की वजह से, ऑल्दो उसको पता है कि ये ड्रीम्स बड़े हैं, शायद इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार है। जब ये कहा जाता है कि जहाँ पर उसको मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। ये सारी लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है, पैसे की कमी है, एजुकेशन की कमी है, ये उसकी ड्रीम्स पर एक चेक रखते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कर्ब कर रहे हैं उसको, लेकिन वो फिर भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने की इच्छा रखता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो टेक्स्ट में यूज हुए, लाइक लुकिंग फॉर मीन्स ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर। Slog their daylight hours means they struggle continuously during the daytime. ये क्लास वर्कर्स के लिए यूज किया गया है। Roof over his head means a place to live. Perpetual state of poverty means endless state of being poor. कि कोई भी तरीका नहीं है कि वो अपनी उस पॉवर्टी से बाहर आ सके। Dark hutments means encampment of huts unable to get any light. क्योंकि छोटी-छोटी जगह पर बड़ी नैरो गलियां हैं जहाँ पर ये घर, ये स्लम्स बसी हुई है, तो वहां रोशनी की तो वहां पर एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं, दो दीज आर लिविंग टुगेदर, और बहुत पुअर कंडीशन है, नो सीवेज, नो वाटर फैसिलिटी, देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, फोर्स द प्रोफेशन ऑन द चाइल्ड मीन्स, ये मैंने जैसे आपको बताया कि इससे पहले कि बच्चे को समझ में आए कि उसको उसे क्या करना है, उससे पहले ही उसके ऊपर वो बैगेज इम्पोज कर दिया जाता है, उस प्रोफेशन को लाद दिया जाता है कि वो तो बना ही इसी के लिए। यही थीम और सब थीम है इसके। थीम है इसका द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। अब हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत से रूल्स लॉज ऐसे बनाए हैं जिसमें कहा है कि चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया है, बट स्टिल यू कैन सी टी स्टॉल्स पर, ढाबास पर अब बहुत जगह ऐसे कॉमनली बच्चे देख लेंगे जो कि काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको स्कूलिंग का तो मौका मिलेगा ही नहीं। उनके पेरेंट्स भी भेज देते हैं बिकॉज दे वांट मनी। उनको लगता है कि रादर देन गोइंग टू स्कूल इट्स बेटर टू अर्न समथिंग, ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। और सब थीम है द carelessness, द insensitivity ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टू द sufferings ऑफ द पुअर। अब चाहे ये जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकली वो बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। तो क्यों वो इतनी इनसेंसिटिविटी दिखाते हैं लोगों की तरफ? वो स्लम्स में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट्स के लिए अर्ज करने के, अदरवाइज देयर इज उनको कोई लगाव नहीं है कि वो वहां पर जाए और उन लोगों का पता करे। बाद में सब भूल जाते हैं, 5 साल बाद फिर इलेक्शन आता है, फिर जाते हैं और वो इन चीजों को दोबारा से दोहराते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, बिकॉज इनको एजुकेशन नहीं है, इनको पता नहीं है कि इनको अपने खुद के राइट्स के बारे में नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि पॉलिटिकल लोगों के पास अगर ताकत है, तो इन लोगों को उन सिचुएशन से जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उन लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए। और यही मैसेज है मेन इस चैप्टर का, दैट इज स्टॉप चाइल्ड लेबर। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, आई होप आप लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पता भी होगा, और कहीं भी आप ऐसा किसी बच्चे को देखते हैं तो ट्राई टू स्टॉप दैट चाइल्ड लेबर। और आई थिंक चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी देयर इज एनी डाउट, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क एनी टाइम, आई विल बी देयर फॉर यू। बट बिफोर लिविंग, I once again request you people to subscribe my channel and like my videos and share as much as you can. Thank you. Bye bye. Take care.